देखिए अब शुरू कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में सेकंड लेक्चर और इसमें पढ़ेंगे आज इंटरनल एनर्जी के बारे में और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, चलिए देखिए तो सेकंड लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स में इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो स्टोर एनर्जी है उसे क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। और ये दो फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्यों? मोशन की वजह से। मोशन भी कई टाइप का होगा, जैसे ट्रांसलेशन, रोटेशनल, वाइब्रेशन, इस टाइप की काइनेटिक एनर्जी होंगी। ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है? दो एलिमेंट के बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स होती है उसकी वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गई बात? किसी भी सब्सटेंस में जो इंटरनल एनर्जी है वो जनरली दो फॉर्म होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके वजह से? बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, और पोटेंशियल एनर्जी किसके वजह से? ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स है उसकी वजह से जो एनर्जी जनरेट होगी वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। देखिए तो इंटरनल एनर्जी की बात करें, इंटरनल एनर्जी को ई से भी दिखा सकते हैं और यू से भी। ठीक है, चलिए, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू इट्स इंट्रैक्शन। तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का सम और मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो क्या कहलाएगा? इंटरनल एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स में किसकी वजह से आती है? मोशन की वजह से। और पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आती है? इंट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो क्या कह रहा है इंटरनल एनर्जी? इट इज डिफाइंड एज द सम। तो इंटरनल एनर्जी क्या है? सम है। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू इट्स इंट्रैक्शन। चलिए, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी किसी भी सब्सटेंस की वो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी होगी किसी भी सब्सटेंस की वो इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो सम है वो क्या कहलाएगा? इंटरनल एनर्जी। चलिए, आइडियल गैस की बात कर लें। तो आइडियल गैस में क्या है? आइडियल गैस के ये एजम्पशन है कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो ऑलमोस्ट क्या मानी जाती है? जीरो। जब फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जीरो है तो इनकी वजह तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जीरो हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आती है इंट्रैक्शन फोर्स की वजह से। और आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में इंट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी आइडियल गैस के अंदर क्या होगी? जीरो। तो सिर्फ कौन सी बची? काइनेटिक एनर्जी। तो कह रहा है कि जो आइडियल गैस है उसमें नो इंट्रैक्शन मॉलिक्यूल यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो क्या होता है? जीरो। तो आइडियल गैस के लिए कह रहा है नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो फॉर आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के लिए अगर हम क्या करें, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी निकाल लें तो वो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। तो सिर्फ क्या बचेगी? काइनेटिक एनर्जी बचेगी। ठीक, चलिए, फोर मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना होता है? थ्री। और किसी भी मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कैसे डिफाइन थी? किसी भी गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी हम एनर्जी कैसे डिफाइन कर रहे थे? यू इज इक्वल टू, यानी कि जो टोटल एनर्जी डिफाइन कर रहे थे वो किससे डिफाइन कर रहे थे? 3/2। जो काइनेटिक एनर्जी डिफाइन कर रहे थे किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल की तो वो कैसे आ रही थी? 3/2, यानी कि F/2 nRT। यही थी ना, F/2 nRT। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। और डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक के लिए कितना होता है? 3। तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 nRT। ठीक है, तो ये क्या होगी इसकी? इंटरनल एनर्जी। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए अगर हम बात करें, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के लिए बात करें तो जो टोटल जो इंटरनल एनर्जी है वो इक्वल होगी जस्ट काइनेटिक एनर्जी के। और काइनेटिक एनर्जी मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए होती कितनी है? F/2 nRT। और मोनोएटॉमिक के लिए F की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो ये हो जाएगा 3/2 nRT। चलिए, नॉट पॉइंट क्या है? ये कह रहा है इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैसेस, internal energy of an ideal gas depend only on temperature। जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। क्यों? देखिए, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन की वजह से, और मोशन किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। ठीक, तो अब जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है? जीरो। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स जीरो होगी आइडियल गैस में तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। तो सिर्फ कौन सी एनर्जी बची? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी केवल किसकी वजह से आती है? मोशन की वजह से। और मोशन सिर्फ किसकी वजह से आएगा? टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, तो जो आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी के। और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किस पे? टेम्परेचर पे। इसलिए आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे।
तो इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। जनरल फॉर्मूला क्या हो गया इसका? तो जो जनरल फॉर्मूला है आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो इक्वल होगी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उसमें क्या होगी जीरो, और इंटरनल जो एनर्जी है और काइनेटिक जो एनर्जी है किसी भी आइडियल गैस के लिए वो कितनी होती है F/2 nRT, जहां पे n क्या है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, चलिए, और F क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर टेम्परेचर हमने कितना रखा है T1, तो देखिए टेम्परेचर अगर हमने क्या रखा है T1 तो वो क्या हो जाएगा, तो U1 तो इंटर जो एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, U1 इक्वल होगी F/2 nRT1। अगर टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया T2 कर दिया, तो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी U2, और उसे क्या कहेंगे F/2 nRT2। तो देखिए जैसे टेम्परेचर चेंज करेंगे वैसे क्या होगा, इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की चेंज हो जाएगी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर हम देखें आइडियल गैस के लिए तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो F/2 nRT2 माइनस F/2 nRT1। ठीक, F/2 nR तो क्या है कॉमन, तो उसे तो हमने ले लिया कॉमन, तो क्या बचा T2 माइनस T1। तो ये क्या रही, इंटरनल एनर्जी रही किसकी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये क्या रही, चेंज इन इंटरनल एनर्जी रही किसमें, आइडियल गैस में। तो देखिए, तो डेल्टा यू कितना निकल का आया किसी भी आइडियल गैस के लिए, वो आया F/2 nRT2 - T1। ठीक है, चेंज इंटर एनर्जी का जो चेंज है। अब मैं n को इधर लूँ तो F/2 R इतना पार्ट क्या कहलाता है, इतना पार्ट कहलाता है CV। ठीक है, अगर आपको याद हो तो 1 प्लस F/2 × R क्या था CP, और FR/2 क्या था CP, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं इतने पार्ट को CP। तो डेल चेंज इन इंटर एनर्जी, तो चेंज इन इंटर एनर्जी कितना हो गया NCV डेल्टा टी। तो किसी भी आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो गया, जो चेंज इन इंटर एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, डेल्टा यू इक्वल हो गया NCV डेल्टा टी, जहां पे n क्या है नंबर ऑफ मोल्स हैं, CV क्या है यानी कि ये क्या है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और टी क्या है टेम्परेचर में चेंज। तो हर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है ये जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है, वो हर एक प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस हो, यानी कि कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो, हर एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में ये एप्लीकेबल होगा, चाहे वो आइसोथर्मल हो चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, जो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। क्या है कि किसी भी सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या रहती है, हमेशा कंजर्व रहती है। यानी कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, या कह सकते हैं पूरे ओवरऑल यूनिवर्स की एनर्जी क्या है, यूनिवर्स को हम क्यों ले रहे हैं, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल यूनिवर्स को ले लें, तो ओवरऑल यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, मान लीजिए हमारे पास क्या है, किसी कोई सिस्टम था, उस सिस्टम की एक सिस्टम था, उस सिस्टम को हमने क्या दिया, DQ हीट सप्लाई करी। एक कोई सिस्टम था, उस सिस्टम को हमने क्या करा, DQ हीट क्या करी है, सप्लाई। ये जो हीट सप्लाई होगी ये दो काम में यूज होगी, एक तो या तो उस सिस्टम की इंटर एनर्जी चेंज करने में, और एक उस सिस्टम के द्वारा कराए गए वर्क में। ठीक है, किसी भी सिस्टम को जब हम एडिशनल कोई क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, तो वो हीट दो तरीके से उसमें इन्वॉल्व होगी, यूज होगी, एक तो उसकी एनर्जी को चेंज करने में, और एक उसके द्वारा वर्क डन कराने में। ऐसे समझे जैसे कोई गैसेस सिस्टम है, उस गैसेस सिस्टम को हमने DQ एनर्जी दी, तो DQ एनर्जी क्या करेगी, इस एनर्जी का कुछ पार्ट तो कहाँ चला जाएगा, उसकी एनर्जी को बढ़ाने या घटाने में, ठीक है, एनर्जी को चेंज करने में, और कुछ पार्ट कहाँ चला जाएगा, उस गैस के द्वारा वर्क करने में। ठीक है, यह कह सकते हैं किसी भी सिस्टम को सप्लाई की गई हीट वो इक्वल होगी सम ऑफ चेंज इन एनर्जी और वर्क डन। ठीक है, वर्क डन और चेंज इन एनर्जी का जो सम है वो इक्वल होगा हीट सप्लाई बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम। क्लियर हो गई बात? तो डेल्टा क्यू तो क्या है, हीट हो गई जो सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को या रिलीज कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा उस साइन पे कि हम सिस्टम को रिलीज कर रहे हैं, क्या रिक्वायर्ड कर रहे हैं, उससे रिलीज कर रही है या उसे गेन की है। डेल्टा यू उसकी चेंज इन एनर्जी बढ़ी है या घटी है उससे मतलब नहीं है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ या बाय द सिस्टम हुआ है उससे मतलब नहीं है। तो क्या होगा, किसी भी सिस्टम को सप्लाई जो हीट है, किसी भी सिस्टम में जो हीट चेंज है वो इक्वल होगा चेंज इन एनर्जी और वर्क डन के, चेंज इन एनर्जी और वर्क डन के सम के इक्वल होगा कौन, हीट सप्लाई। चलिए ऐसे भी कह सकते हैं जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारे सिस्टम क्या है, मान लीजिए गांव के प्रधान को आप क्या मान लें सिस्टम, गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या करा, DQ रुपया उसको क्या करा, पैसा भेजा। ठीक है, वो दो तरीके से पैसे को काम में यूज करता है, जो
गांव का प्रधान है, गवर्नमेंट से जो पैसा आया उसको दो तरीके से यूज करेगा। एक तो अपने अपनी एनर्जी बढ़ाने में, यानी कि अपना धन बढ़ाने में, अपनी संपत्ति बढ़ाने में, और दूसरा काम कर सकता है गांव में वर्क कराने में। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि जो कितनी गवर्नमेंट से कितना पैसा आया प्रधान को, उसका अंदाजा आप कहां से लगाएंगे कि उसकी कितनी तरक्की हुई है और प्लस गांव में कितना वर्क हुआ है। उन दोनों को जोड़ के पता चलेगा कि गवर्नमेंट से कितना पैसा आया है। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये क्या कहलाएगी? हीट, ये कहलाएगी इंटरनल एनर्जी में चेंज, और ये क्या है? वर्क डन। चलिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो किस पे बेस्ड है ये? यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है जी? साइन कन्वेंशन फॉर द फर्स्ट लॉ, देखिए फ्लॉट, इसे क्या बोलेंगे? फ्लॉट। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, FLOT। इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देंगे? फ्लॉट। फ्लॉट का मतलब है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो साइन कन्वेंशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि हीट के लिए और इंटरनल एनर्जी के लिए और वर्क डन के लिए। ये जो केमिस्ट्री में मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाई थी, वहां से साइन उल्टे होते हैं। क्यों होते हैं उल्टे? समझिए, साइन को थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। जब केमिस्ट्री की हम बात कर रहे थे, तो केमिस्ट्री में हम जो ऑब्जर्वर मान रहे थे, ऑब्जर्वर मान रहे थे सिस्टम को। सिस्टम को हम क्या मान रहे थे? ऑब्जर्वर। ठीक, केमिस्ट्री के केस में। अब सिस्टम से अगर सिस्टम को हीट आएगी तो क्या होगी? प्लस। सिस्टम से हीट जाएगी तो क्या होगी? माइनस। मतलब ऑब्जर्वर कौन था? खुद सिस्टम था। सिस्टम को कुछ भी मिलेगा तो वो प्लस है, सिस्टम से कुछ नुकसान होगा, कुछ सिस्टम से छीनेगा तो वो माइनस है। तो एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम थी, सिस्टम को दे रहे थे एनर्जी, तो प्लस की थी। एनर्जी रिलीज बाय द सिस्टम हो रही थी, सिस्टम से एनर्जी को ले रहे थे, तो क्या थी? माइनस की थी। ठीक है, ऐसे ही वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम खुद वर्क कर रहा था, मतलब सिस्टम की एनर्जी लगातार वर्क में जा रही है, तो इसका मतलब वो क्या था? माइनस। वर्क डन ऑन द सिस्टम था, हमने सिस्टम पे वर्क कर रहे थे, तो क्या था? नहीं कि सिस्टम पे वर्क कर रहे थे, तो कैसा था? प्लस का, क्योंकि वो वर्क जो है सिस्टम को मिल रहा है। तो अब जैसे अगर मान लीजिए गैस, गैस क्या हो रही थी? कॉम्प्रेस्ड। अगर हम क्या करें? पिस्टन को दबा दें, यानी कि गैस क्या हो रही थी? अगर कॉम्प्रेस्ड हो रही थी, यानी कि वॉल्यूम घट रहा था, तो इसका मतलब ये क्या था? वर्क ऑन द सिस्टम किया गया, और वर्क ऑन द सिस्टम किया गया तो कैसा था? प्लस का। अगर गैस एक्सपेंड हो रही है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? गैस एक्सपेंड हो रही है, यानी कि गैस वर्क कर रही है उल्टा पिस्टन पे, तो इसका, और वर्क सिस्टम, गैस क्या है? सिस्टम, और गैस वर्क कर रही थी, तो वो क्या था? माइनस का था। क्लियर? अब यहां फिजिक्स में उल्टा है। फिजिक्स में क्या है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो है वो कौन है? सराउंडिंग है, यानी कि गांव की जनता है। उस समय ऑब्जर्वर कौन था? खुद प्रधान। प्रधान पे कुछ पैसा आया तो प्लस, और प्रधान की जेब से कुछ पैसा गया तो माइनस था। ठीक है, चलिए, प्रधान ने कोई काम कराया, इसका मतलब अपनी जेब से पैसा लगाया, तो वो माइनस था उसके लिए, यानी कि सिस्टम ने वर्क किया, ये वर्क डन बाय द गैस था, तो वो माइनस था। और वर्क ऑन द सिस्टम, यानी कि प्रधान के उल्टा क्या कर दिया? मोहल्ले वालों ने कह दिया कि प्रधान जी आपकी जरूरत नहीं, खड़ोंजा हम ही ठीक कर लेंगे, तो वो क्या हो गया? उसके लिए प्लस हो गया था। अब इसमें ऑब्जर्वर कौन है? अब फिजिक्स के केस में ऑब्जर्वर है गांव के लोग, यानी कि सराउंडिंग, यानी कि जनता। ठीक है, अब क्या होगा? कहानी उल्टी हो जाएगी। अगर क्या है, सिस्टम को कोई हीट, सिस्टम से कोई हीट गांव वालों को गई, यानी कि सिस्टम ने हीट क्या करी है? रिलीज। तो सिस्टम से रिलीज होकर कहाँ गई? गांव वालों को, गांव वालों को गई, तो गांव वालों के लिए तो क्या हो गया? वो प्लस हो गया। तो आपके ऑब्जर्वर सराउंडिंग है, तो सिस्टम से अगर सराउंडिंग को हीट गई, यानी कि सिस्टम ने कोई हीट रिलीज करी है, तो किसको गई है? सराउंडिंग को, और सराउंडिंग के लिए क्या हो गई? वो प्लस बात हो गई, तो आपके ये प्लस की होगी। और हीट्स सप्लाई बाय द सिस्टम है, तो इसका मतलब गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके क्या करा है? प्रधान जी को दिया है, तो ये क्या हो गया? उनके लिए माइनस हो गया। ठीक, और सेम कहानी वर्क डन में होगी। वर्क बाय द सिस्टम करे, सिस्टम वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कि वर्क एनर्जी क्या है? सिस्टम की एनर्जी कम होगी, कहाँ जा रही है? सराउंडिंग को, और सराउंडिंग को एनर्जी जा रही है, तो इसमें ऑब्जर्वर कौन है? सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या हो जाएगा? प्लस। तो अगर सिस्टम वर्क करेगा तो इस केस में प्लस हो जाएगा, नहीं कि गैस एक्सपेंड होगी तो इस केस में प्लस, और गैस कॉम्प्रेस होगी तो इस केस में क्या हो जाएगा? माइनस। क्लियर? कॉम्प्रेस होने का मतलब पिस्टन ने गैस के ऊपर वर्क कर दिया, जिससे क्या है, यानी कि सराउंडिंग से वर्क किस में गया है? सिस्टम में, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि सराउंडिंग से सिस्टम को गया तो माइनस। क्लियर? चलिए, तो देखिए यहां पे उल्टे होंगे। तो हीट, अगर हम हीट की बात करें तो हीट सप्लाई टू द सिस्टम, इसमें एक तो ये कह रहा है हीट सप्लाई टू द सिस्टम, सिस्टम को हीट सप्लाई हो रही तो प्लस मान रहा है, हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, सिस्टम यानी कि हीट को क्या कर रहा है? रिजेक्ट कर रहा है, तो माइनस। ठीक,
इंटरनल एनर्जी में क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ा है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ी होगी। इंटरनल एनर्जी अगर ये कह रहा है टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज, टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज मतलब इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज, और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसा आएगा, प्लस। टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई होगी, और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई होगी तो उस केस में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई होगी तो उस केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गई होगी, नेगेटिव। ठीक है, जब टेम्परेचर घटा तो एनर्जी घट गई होगी, इंटरनल एनर्जी घट गई होगी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसा आएगा, माइनस। वर्क डन, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है, तो वो कैसा माना जाएगा, प्लस, क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है इसका मतलब गैस वर्क कर रही है, यानी कि गैस से जो एनर्जी जा रही है वो सराउंडिंग को जा रही है, सराउंडिंग को जा रही है तो क्या होगी, प्लस होगी। तो वर्क डन बाय द सिस्टम तो वो कैसा रहेगा, प्लस, और वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम के ऊपर वर्क किया गया तो वो क्या हो गया, माइनस। मोस्टली यहां उल्टा है, ठीक है, केमिस्ट्री के केस से। केमिस्ट्री में क्या था, अगर वर्क बाय द सिस्टम है, सिस्टम के द्वारा वर्क है तो माइनस का था, और ऑन द सिस्टम है तो कैसा था, प्लस का था। इसमें उल्टा है, वर्क वर्क डन बाय द सिस्टम है, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है मतलब गैस वर्क कर रही है तो क्या होगा, वो प्लस होगा, और वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो कैसा होगा, माइनस होगा। हीट रिलीज में कोई, हीट ट्रांसफर में कोई एनर्जी का चेंज नहीं आ रहा, जैसा केमिस्ट्री में था बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। हीट सप्लाई टू द सिस्टम, अगर हम सिस्टम को हीट सप्लाई टू द सिस्टम, अगर सिस्टम को हम एनर्जी क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं तो प्लस की है, और हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, सिस्टम से हीट रिलीज हो रही है यानी कि रिजेक्ट हो रही तो क्या है, माइनस है। तो सिस्टम को एनर्जी आई तो प्लस और सिस्टम से गई तो माइनस। तो ये हीट का तो क्या है, साइन वैसा ही है, मगर वर्क डन के साइन क्या हो गए, उल्टे। तो ध्यान रखना है आपको, वर्क डन के साइन क्या रहेंगे, उल्टे रहेंगे। चेंज इन एनर्जी में कोई फर्क नहीं है, वो तो वैसे ही है, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। आइडल गैस के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई तो चेंज इन एनर्जी कैसा होगा, प्लस। टेम्परेचर घटा तो इसका मतलब एनर्जी घट गई, एनर्जी घट गई तो चेंज इन एनर्जी का, चेंज इन एनर्जी कैसे आ जाएगी, माइनस। नेक्स्ट देखिए, इन ए गिवन प्रोसेस, ये कह रहा है, एक क्वेश्चन देखिए जेई का 2001 का है। इन ए गिवन प्रोसेस ऑन ए आइडल गैस वर्क डन इज जीरो, एंड हीट जो हीट ट्रांसफर है वो कैसी है, नेगेटिव है। डेल्टा क्यू कैसा है, जीरो से छोटा, जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव। देन मार्क द करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है क्या, द टेम्परेचर विल डिक्रीज, द वॉल्यूम विल इंक्रीज, द प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट, और टेम्परेचर विल इंक्रीज। तो आप क्या लगाएंगे, ये एनर्जी कंजर्वेशन है तो आप क्या लगाएं, सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या है कि डी क्यू इज इक्वल टू होगा डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। वर्क डन तो उसने क्या बता दिया है, जीरो, तो वर्क डन तो क्या हुआ, जीरो। क्लियर। तो इस केस में क्या हो गया, डी क्यू इक्वल हो गया डी यू। अब उसने क्या बताया है कि जो, देखिए इसने क्या बताया कि ये डी क्यू कैसा है, नेगेटिव है, डी क्यू कैसा है, नेगेटिव, जीरो से छोटा। अब डी क्यू किसके इक्वल है, डी यू के, और ये डी क्यू है कैसा, नेगेटिव। जब ये नेगेटिव है तो चेंज इन एनर्जी कैसा हो गया, नेगेटिव। तो डेल्टा यू कैसा हो गया, नेगेटिव। डेल्टा यू इक्वल, देखिए वर्क डन हो गया था जीरो, तो डेल्टा यू किसके इक्वल हो गया था, डेल्टा क्यू के। डेल्टा क्यू क्या है, नेगेटिव है, तो डेल्टा यू भी किसके इक्वल हो गया, नेगेटिव के। और इंटरनर्जी, इंटरनर्जी में जो चेंज है वो अगर वो नेगेटिव का है तो इसका मतलब इंटरनर्जी घट गई, और इंटरनर्जी कब घटेगी, जब टेम्परेचर क्या हो गया होगा, घट गया होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन, द टेम्परेचर विल डिक्रीज। some golden key points some golden key points regarding first law of thermodynamics and internal energy। ठीक है, क्या है जी, कुछ पॉइंट देखिए इसके रिगार्डिंग। इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। क्या कह रहा है ये कह रहा है जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है, जो इंटरनल एनर्जी है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। मतलब क्या है, स्टेट फंक्शन। मैंने आपको केमिस्ट्री में बताया था दो टाइप के फंक्शन है, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। ठीक है, जो पाथ पे डिपेंड करे वो पाथ फंक्शन, और जो इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड ना करे, वो क्या कहलाएगा, स्टेट फंक्शन। और मैंने आपको बताया था हीट और वर्क, हीट और वर्क को छोड़कर बाकी जितने भी प्रोसेस होंगे, जितनी भी क्वांटिटी हैं, वो सब क्या होंगी, स्टेट फंक्शन होंगी। तो इसलिए इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, स्टेट फंक्शन। मगर कहीं कहीं केस ऐसे बताए थे मैंने जिसमें वर्क डन और हीट भी क्या हो गया था, वर्क डन और
वर्क डन और हीट ट्रांसफर भी क्या हो गया था, स्टेट फंक्शन हो गए थे। वो मैंने वहां बताए थे, इसमें भी कहीं आएंगे तो आगे बता देंगे, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस में। तो बस आपको ध्यान रखना है कि हीट और वर्क को छोड़ के बाकी जितने भी क्वांटिटी आएंगी वो सब क्या कहलाएंगी, स्टेट फंक्शन। और हीट और वर्क भी क्या है, कभी कभी वो भी स्टेट फंक्शन हो जाती है, नॉर्मली होती क्या है वे, पाथ फंक्शन। चलिए जी, तो स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है, जो इनिशियल फाइनल स्टेट पर डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड ना करे। तो जो इंटरनल एनर्जी है अगर हम बात करें तो इंटरनल एनर्जी थी क्या, इंटरनल एनर्जी थी F/2 nRT, ठीक है। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या थी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या थी, NFR/2 इंटू डेल्टा टी, टी की जगह क्या रख देंगे, डेल्टा टी, और FR/2 को क्या बोल सकते थे, CV, ठीक है, NCV डेल्टा टी। चलिए, ये क्या कह रहा है अब, इसका इस लाइन का मतलब है क्या, जैसे हमारे पास ये क्या है, ग्राफ है, पीवी ग्राफ है, ये कोई पॉइंट है, ये एक स्टेट है ए, एक स्टेट है बी। कोई भी सब्सटेंस क्या है, कोई भी एक प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस में क्या ग्राफ क्या है, नहीं कि ए से बी पे चला गया। अब ए से बी पे जाने के तीन रास्ते अपनाए हैं, ए से बी, और ए से बी ये गया डायरेक्ट, और ए से बी ये गया डायरेक्ट, और एक ए से बी पे जाने का रास्ता ये है। तो अगर हम बात करें तो इनमें पाथ अलग अलग हैं, चारों के चारों पाथ में क्या है, अगर हम बात करें 4 अलग अलग पाथ हैं, तो वो क्या है, चारों पाथ अलग हैं। देखिए, ये फर्स्ट पाथ अलग है, सेकंड पाथ अलग है, और थर्ड पाथ अलग है, और फोर्थ पाथ तो बहुत ही बड़ा है, ठीक, डिस्टेंस में देखें तो ये क्या है, चारों पाथ अलग हैं, मगर इनमें जो इंटरनर्जी में चेंज है, अगर मैं देखूं इस पाथ में चेंज इन इंटरनर्जी, इस सेकंड पार्ट में चेंज इन इंटरनर्जी डेल्टा U2, और थर्ड पाथ में जो चेंज इन इंटरनर्जी उसे वो लिख रहा हूं डेल्टा U3, और फोर्थ पाथ में जो चेंज इन इंटरनर्जी उसे क्या लिख रहा हूं, डेल्टा U। तो ये चारों की चारों क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्यों, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट इन दोनों की, इन चारों के चारों पाथ की क्या है, सेम। इनिशियली पॉइंट कौन है, ए, और फाइनली चारों का पॉइंट कौन है, बी, ठीक। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन इनकी सेम है, तो इसका मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। तो जो चेंज इन इंटरनर्जी है वो क्या करती है, जो इंटरनर्जी है वो एक पाथ फंक्शन, वो क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, वो पाथ फंक्शन नहीं है। मतलब वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती, फाइनल और इनिशियल स्टेट पे, इसलिए वो क्या है, पाथ फंक्शन है। तो कोई पाथ कैसा भी हो, अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो चेंज इन इंटरनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। तो डेल्टा U1 इक्वल होगा डेल्टा U2 इक्वल होगा डेल्टा U3 इक्वल होगा डेल्टा U4। क्लियर होगी बात। तो इस केस में अगर हम बात करें तो पाथ फंक्शन नहीं है, कौन, इंटरनर्जी। तो इंटरनर्जी पाथ फंक्शन नहीं है, इसलिए उसकी जो वैल्यू है पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। वो क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, तो वो किस पे डिपेंड करेगी, फाइनल और इनिशियल स्टेट पर। और फाइनल इनिशियल स्टेट सेम है, तो चेंज भी क्या होगा, सेम होगा। तो पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है, कौन, इंटरनल एनर्जी या इंटर एनर्जी का चेंज। देखिए, सेकेंड पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट हम पॉइंट देख रहे हैं किसके, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स और इंटर एनर्जी के रिगार्डिंग। तो पहला पॉइंट हमने देख लिया था क्या, कि इंटर एनर्जी क्या थी, एक पाथ स्टेट फंक्शन थी। ये कह रहा है थर्मोडायनेमिक सिस्टम में किया गया वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है। वही बात आ गई, यानी कि जो वर्क डन है वो मैंने बताया, हीट और वर्क को छोड़ के सब क्या है, स्टेट फंक्शन है, हीट और वर्क क्या होंगे, पाथ फंक्शन। तो कह रहा है थर्मोडायनेमिक सिस्टम में किया गया वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पाथ के लिए वर्क डन क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। ये मतलब वर्क डन क्या कहलाएगा, पाथ फंक्शन। देखिए, जैसे अगर हम बात करें यहाँ ए और ये बी, ए से बी पे जाने का एक पाथ तो अपनाया ये वाला, एक इसमें वर्क डन रहा W1, एक पाथ अपनाया ये वाला, और इसमें वर्क डन रहा W2, और एक पाथ अपनाया ये क्या है, W3। अगर हम तीनों पाथ का देखें तो जो वर्क डन है पीवी कर्व में, अगर हम वर्क डन देखें तो जो कर्व है, कर्व का अंडर कर्व एरिया, कर्व का अंडर कर्व एरिया किसके एक्सिस के अलोंग, किस किस एक्सिस के ऊपर, वॉल्यूम की एक्सिस के ऊपर। तो कर्व का जो अंडर कर्व एरिया है किसके, वॉल्यूम एक्सिस के ऊपर, वो क्या कहलाता है, वर्क डन। तो अगर मैं इस फर्स्ट पाथ का वर्क डन देखूं तो इसका अंडर कर्व एरिया यहां से लेकर यहां तक होगा। इसका देखूंगा तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा, और इस थर्ड वाले का देखूंगा तो ये पूरा ही पोर्शन हट जाएगा, तो इसमें और भी कम। तो सबसे ज्यादा अंडर कर्व एरिया किस में आएगा, W1 में, उससे कम आएगा W2 में, उससे कम आएगा W3 में। क्लियर। तो इसमें अगर मैं वर्क डन देखूं तो सबसे ज्यादा होगा W1 में, उससे कम W2 में, उससे कम W3 में। तो डिफरेंट पाथ पे वर्क डन क्या आ रहा है, डिफरेंट, क्योंकि अंडर कर्व एरिया क्या आ रहा है, डिफरेंट। तो जो वर्क डन है वो एक पाथ फंक्शन है, तो पाथ पर तो इसकी जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, पाथ पर डिपेंड करता है ये। तो ज्यादा से ज्यादा एरिया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वर्क डन होगा। क्लियर हो गई बात। चलिए,
साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू हमेशा क्या रहेगी, जीरो होती है। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है तो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। और साइक्लिक प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है, किसी प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं जिसमें स्टेट चेंज क्या हो, जीरो, मतलब जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या आ जाए सेम, उसे क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या हो गई, सेम, तो इसलिए चेंज इन इंटर एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि इंटर एनर्जी क्या होती है, पाथ स्टेट फंक्शन होती है, और स्टेट फंक्शन होगी तो फाइनल और इनिशियल स्टेट क्या हो गई, सेम, तो इसमें वर्क डन अगर चेंज इन इंटर एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर स्टेट में चेंज हुआ तो इंटर एनर्जी में चेंज होगा, या कह सकते हैं टेम्परेचर में चेंज हुआ तो इंटर एनर्जी में चेंज होगा। जब टेम्परेचर में चेंज हुआ ही नहीं, जिस टेम्परेचर से चला था वापस उसी टेम्परेचर पर आ गया, तो चेंज इन इंटर एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या रहेगा, जीरो, हमेशा क्या रहेगा, जीरो होती है। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी या कह सकते हैं डेल्टा यू हमेशा जीरो होती है। देखिए ये पी वी कर्व है, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया। इस साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो गया, फाइनल और इनिशियल स्टेट क्या आ गई है, सेम, और जब फाइनल इनिशियल स्टेट सेम हो गई, स्टेट में चेंज जीरो, तो इंटर एनर्जी में चेंज क्या होगा, जीरो। सेम कहानी यहाँ देखिए, पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो ए से गया वापस ए पे आ गया, तो इसमें स्टेट चेंज क्या है, जीरो, स्टेट चेंज जीरो है तो इंटर एनर्जी चेंज भी क्या होगी, जीरो। सेम कहानी, ठीक है, तो इसमें भी स्टेट चेंज जीरो, तो इंटर एनर्जी चेंज क्या होगा, जीरो होगा। तो चेंज इन इंटर एनर्जी क्या होती है, अगर बात करें चेंज इन इंटर एनर्जी होगी एन एफ आर बाई टू इंटू टी टू माइनस टी वन, या इसे एफ आर बाई टू को क्या बोल देते हैं, सी वी, यानी कि एन सी वी डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या है, जीरो है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो टी टू और टी वन के दोनों क्या है, सेम, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो, और डेल्टा टी जीरो हो जाएगा तो इंटर एनर्जी चेंज क्या हो जाएगी, जीरो। तो इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन एनर्जी हमेशा क्या होती है, जीरो। मगर वर्क डन की बात करें तो वर्क डन जीरो नहीं होता, वो मैं पीछे लेक्चर में बता चुका हूँ। वर्क डन क्या होता है, इस साइकिल का जो एरिया है, इस साइकिल का जो अंडर एरिया, साइकिल का जो एरिया होगा वही क्या कहलाएगा, वर्क डन। और अगर वो कैसे घूम रही होगी, अगर वो क्लॉकवाइज घूमा होगा तो पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज घूमा होगा तो नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहा है चाहे प्रोसेस कैसा भी हो, फॉर एग्जाम्पल आइसोथर्मल हो, आइसोबारिक हो, आइसोकोरिक हो, एडियाबैटिक हो, डेल्टा यू का फॉर्मूला हमेशा सेम ही रहेगा। और ये मैं बात तो पहले भी बता चुका हूँ। तो इंटर एनर्जी में जो चेंज है वो कितना होगा, एन एफ आर बाई टू इंटू टी टू माइनस टी वन, या इसे क्या बोल सकते हैं, सी बी, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। तो डेल्टा यू इक्वल होगा एन सी बी डेल्टा टी, हमेशा यही लगेगा चाहे कोई सा भी प्रोसेस हो। और एन क्या होता है यहाँ, नंबर ऑफ मोल्स। देखिए ये कह रहा है डिफरेंस प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस क्या है जी। आइसोबारिक प्रोसेस बहुत बार आप पढ़ चुके हैं, आइसोबारिक प्रोसेस फिर एक बार पढ़ लीजिए। देखिए तो आइसोबारिक प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ ए गैस रिमेन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज आइसोबारिक प्रोसेस। मैंने तरीका बता भी रखा है कि आइसोबारिक में बार आ गया, बार क्या है, प्रेशर की यूनिट है, तो आइसोबारिक प्रोसेस क्या होगा, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर ओवरऑल क्या रहे, कांस्टेंट, यानी कि चेंज इन प्रेशर क्या रहे, जीरो। तो आइसोबारिक प्रोसेस क्या हुआ, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या हुआ, कांस्टेंट। देखिए तो अगर मैं बात वो जिसमें प्रेशर क्या हुआ, कांस्टेंट, तो अगर हम ग्राफ बात करें पी और बी की, तो पी और बी में क्या है, प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, आइसोबैरिक में कांस्टेंट, तो प्रेशर की वैल्यू फिक्स रहेगी। अगर वो मान लीजिए 10 एटीएम है तो बस 10 एटीएम ही रहेगी, तो ना ऊपर जाएगा तो इंक्रीज, नीचे जाएगा तो डिक्रीज, तो क्या जाएगा, हॉरिजॉन्टल। तो पी वी का अगर कर्व देखूं तो पी क्या रहेगा इसमें, कांस्टेंट। अगर वी और टी का ग्राफ देख लूं किसके लिए, आइसोबारिक के लिए, तो देखिए पी बी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, पी कांस्टेंट, एन फिक्स होता है अमाउंट ऑफ गैस, और आर कांस्टेंट, तो यहाँ से वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, टी के। तो वी की पावर भी 1 है और टी की पावर भी 1 है, जब दोनों की पावर सेम है तो ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। ठीक है, तो वी और टी का ग्राफ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। अगर इसकी स्लोप की बात करूंगा तो वी अपॉन टी, तो वी अपॉन टी कैसे करोगे, वी के अपॉन में क्या लिया, ये टी, तो ये पी इधर पहुंच जाएगा, तो इसका स्लोप कैसा होगा, एन आर अपॉन पी। तो स्लोप कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, और कितना है, एन आर अपॉन पी है। और पी के चेंज करने से क्या होगा, पी बढ़ाऊंगा तो स्लोप क्या है, घट जाएगा। चलिए दूसरा, अब आइसोबारिक में जो वर्क डन है, वर्क डन कितना बताया था आइसोबारिक में कि डब्ल्यू है वो कितना था, पी इंटू डेल्टा वी, यानी कि वी टू माइनस वी वन, जहां वी क्या था, इनिशियल वॉल्यूम, और वी टू क्या था, फाइनल वॉल्यूम। ठीक, स्लोप की बात करेंगे यानी कि डी पी अपॉन डी बी।
स्लोप कैसे निकलता है, डीपी अपॉन डीबी, यानी कि परपेंडिकुलर क्वांटिटी अपॉन बेस क्वांटिटी। स्लोप निकालते हैं पीबी कर्व का, और वो कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर क्वांटिटी अपॉन बेस, यानी कि डीपी अपॉन डीबी। मगर आइसोबारिक में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, और जब प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, जीरो, चाहे वो किसी भी टर्म्स में करो। तो अगर मैं ऐसे देखूं डी अपॉन डीवी, और किसका करना है, पी का, और पी क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जीरो, तो इसलिए स्लोप क्या होगा, जीरो। और देखो स्लोप है भी जीरो। पीवी कर्व अगर देखूं तो वो कैसा जा रहा है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि थीटा क्या है, जीरो, और थीटा जीरो है तो टेन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन लगाइए जी। तो क्या होगा, डी क्यू इक्वल होगा डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक, चलिए, तो डी क्यू इजिकल टू, अब चेंज इन एनर्जी होता क्या है, कोई सा भी प्रोसेस हो, चाहे सो आइसोबारिक हो चाहे आइसोकोरिक हो, तो उसका डेल्टा यू होती कितनी, एन सी वी डेल्टा टी, प्लस वर्क डन किस में, आइसोबारिक में क्या होगा, पी इंटू डेल्टा बी, कह सकते हैं वी टू माइनस वी वन। क्लियर होगी बात, तो ये क्या हो गया, डी क्यू हो गया। ठीक है, डी यू की वैल्यू तो हमेशा यही होती है चाहे कोई सा भी प्रोसेस हो, मगर आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, पी इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी होगा फाइनल माइनस इनिशियल। चलिए, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन हो गई किसके लिए, आइसोबारिक के लिए। बात करें आइसोकोरिक। आइसोकोरिक है तो इसमें क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट, वो वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट। द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज आइसोकोरिक प्रोसेस। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या है कि चेंज इन वॉल्यूम क्या है, जीरो। चलिए, तो वॉल्यूम आपके क्या रहना है, फिक्स रहना है। तो अगर मैं पी और बी का ग्राफ खींचूंगा तो उसमें वॉल्यूम ना बढ़ेगा ना घटेगा, इधर जाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इधर जाऊंगा तो वॉल्यूम घटेगा, क्योंकि यह है वॉल्यूम। तो इसलिए ग्राफ कैसा हो जाएगा, वर्टिकल। तो उसमें तो जो स्लोप था वो कैसा था, अगर हम बात करें थे आइसोथर्मल में तो वो तो कैसा था, हॉरिजॉन्टल था, पी कांस्टेंट था। आपके बी कांस्टेंट है तो आपके कैसा रहेगा, वर्टिकल। ठीक है, तो आपके क्या रहेगा, ये वर्टिकल। मतलब जब P कांस्टेंट था तो V के पैरेलल था, और जब V कांस्टेंट है तो P के पैरेलल है। तो इसमें स्लोप की बात करूंगा तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा, देखो एंगल कितना बन रहा है, थीटा, तो ये थीटा एंगल कितना बन रहा है, 90, तो साइन टेन 90 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। तो इसमें जो स्लोप होगा वो इनफाइनाइट होगा, जिसे क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। चलिए खैर, अगर आप P और T में ग्राफ खींचें किसके लिए, आइसोकोरिक के लिए, तो आइसोकोरिक पी बी इजिकल टू एन आर टी, इस तो वी कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है और आर कांस्टेंट, तो यहाँ पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, टी के। तो पी की पावर भी वन है और टी की पावर भी वन है, दोनों पावर वन है और प्लस की है, तो इसलिए ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। अगर मैं स्लोप निकालूं इसका तो वो क्या होगा, पी अपॉन टी, तो पी के अपॉन में क्या कर दो, टी, तो वी इधर पहुंच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एन आर अपॉन बी। और अपॉन में वी आ रहा है तो वी के बढ़ाने से स्लोप क्या है, घटेगा। अगर ये वी वन पे है और वी टू ज्यादा हो वी वन से तो ग्राफ ये आएगा, और वी टू कम हो वी वन से तो ग्राफ इधर आएगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन हमेशा क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि आइसोकोरिक में वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या है, जीरो, और जब चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वर्क डन होता है पी इंटू डेल्टा बी, और डेल्टा बी जीरो हो गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन हमेशा जीरो होता है। आइसोकोरिक का मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। वॉल्यूम कांस्टेंट कब होगा, किस लिए कह सकते हैं, जैसे अगर बात करें तो क्लोज कंटेनर, तो किसी भी क्लोज कंटेनर में वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा, जीरो, तो इसलिए वर्क डन क्या रहता है, जीरो रहता है, किसमें, आइसोकोरिक का हो या क्लोज कंटेनर का हो। देखिए स्लोप, स्लोप अगर हम बात करें, अच्छा ओपन कंटेनर में क्या कांस्टेंट रहता है, प्रेशर। ठीक है, तो ओपन कंटेनर है तो कौन सा हो गया, वो आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। और कोई भी प्रोसेस अगर क्लोज कंटेनर में हो रहा है तो क्या कहलाएगा, आइसोकोरिक। स्लोप, तो स्लोप क्या होगा, डीपी अपॉन डी टी, और इसमें डीपी अपॉन डी टी क्या होता है, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी क्या हो जाएगा, जीरो, और डीवी जीरो हो जाएगा तो डीपी अपॉन डीबी, और डीबी क्या है, जीरो है, तो किसी के अपॉन में जीरो हो तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, या कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। अप्लाइंग, अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाइए, डी क्यू इजिकल टू होगा डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ एक चमत्कार होने वाला है, क्या, देखिए इस केस में आइसोकोरिक केस में क्या है, वर्कडन क्या होता है, जीरो, तो डेल्टा डब्ल्यू तो क्या हो गया, जीरो। अब ये वर्कडन जीरो हो गया तो जितना भी डी क्यू, जितनी भी हीट आएगी वो सारी की सारी हीट किस में जाएगी, इंटरनल एनर्जी के चेंज करने में जाएगी। मतलब गवर्नमेंट से जितना भी पैसा आएगा वो सारा का सारा पैसा क्या होगा, प्रधान जी की जेब में, प्रधान जी के घर में, या प्रधान जी की तरक्की करने में जाएगा, गांव वालों को कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक, तो ये भी चमत्कारी है। ठीक है, ऐसे हिम्मत वाला आदमी भी चाहिए कोई। चलिए, तो इस केस में वर्कडन क्या हो गया, जीरो।
तो वर्क डन आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए आइसो तो वर्क डन होता है जीरो, वर्क डन जीरो हो गया तो यहाँ पे डी क्यू इक्वल हो गया डी यू के, या कह सकते हैं डी क्यू क्या हो जाएगा, डी यू को क्या लिख सकते हैं, एन सी वी डेल्टा टी। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में सारी हीट इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में काम आती है, ठीक है, वर्क कुछ भी नहीं होगा। तो अगर हम क्या करें, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई भी हीट देंगे सिस्टम को तो सारी की सारी कहाँ जाएगी, उसकी एनर्जी बढ़ाने में। इसीलिए कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, क्योंकि वो क्लोज कंटेनर है। तो उस अब जितनी भी हीट जाएंगी, जितनी भी आप क्या करेंगे उसे हीट देंगे आप कुकर को, तो सारा की सारी हीट कहाँ जाएगी, खाने की इंटरनर्जी बढ़ाने में, यानी कि जो सब्सटेंस उसके अंदर आप पका रहे हैं उसकी इंटरनर्जी बढ़ाने में। और जितनी जल्दी इंटरनर्जी बढ़ जाएगी उतना जल्दी खाना क्या हो जाएगा, पक जाएगा। नेक्स्ट आइसोथर्मल, अब बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट इसमें क्या है, ये कह रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब हीट यानी कि टेम्परेचर। तो इसमें टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। तो द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस, ऐसा कोई भी ऑपरेशन जिसमें ओवरऑल क्या रहे, टेम्परेचर ना घटे ना बढ़े। जैसे पूरे दिन की बात करें तो ओवरऑल दिन आइसोथर्मल है नहीं, सुबह ठंडी होती है, दोपहर में गर्मी हो जाएगी, शाम में फिर ठंडी हो जाती है। तो इसमें इस सुबह से लेकर शाम तक का जो प्रोसेस हुआ, इसमें क्या है, टेम्परेचर चेंज हुआ, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। चलिए, तो द थर्म तो आइसोथर्मल प्रोसेस, वैसे आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जांपल बताऊं आपको। आइसोथर्मल का प्रोसेस जनरली कैसे मानते हैं, आप क्या करें, आप बहुत जल्दी से क्या करें, बहुत तेजी तेजी से काम करने लगें, कोई भी खेत में जाके कुछ भी काम करने लगें, अपने घर पे, खेत में, कहीं भी, तो आपका शरीर क्या है, गर्म हो जाता है, कनपटा क्या है, गर्म हो जाता है, पसीना निकलने लगता है। तो इसका मतलब क्या है, जब आपने क्या करा, तेजी से काम किया है, जल्दी फास्ट जल्दी की है, तो क्या होगी, हीट सिस्टम से जो हीट है, वो जो हीट अंदर से जनरेट हो रही है उसका कुछ पार्ट क्या होने लगता है, सराउंडिंग में रिसने लगता है, यानी कि आपकी बॉडी से रेडिएट होने लगता है, किसमें, आउटवर्ड। वैसे तो उस बॉडी से हमेशा रेडिएशन होता रहता है, मगर क्या है, जब आप तेजी से वर्क करेंगे तो ज़्यादा रेडिएशन होगा, तो उस केस में शरीर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाता है। आपके शरीर का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, मगर आपको फील गर्म होता है, अंदर से शरीर क्या हो जाएगा, ठंडा, क्योंकि लगातार क्या है, वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है बाहर। चलिए, तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या हुआ फिर, तो अगर धीरे धीरे आप क्या करेंगे, किसी भी काम को धीरे 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 करें, तो उसमें क्या है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है। तो जैसे आप क्या कर लें, मोबाइल में क्या कर लें, ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर लें, तो आप देखोगे मोबाइल गर्म हो जाता है। जब आप वर्क करते हो, चलाते हो, लैपटॉप चलाते हो, तो वो गर्म हो जाता है। तो ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर रखी हैं, थोड़ी डिलीट करिए, ठीक है। तो जहाँ भी ज़्यादा होगा, जहाँ भी जल्दी होगी, वो आइसोथर्मल नहीं होता। तो आइसोथर्मल कहाँ होगा, जहाँ स्लो स्लो होता है कोई भी प्रोसेस। तो कोई भी प्रोसेस धीरे धीरे किया गया होगा, तो उस केस में एनर्जी बाहर सराउंडिंग में नहीं जाएगी, जिससे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, नहीं कि सारी हीट कहाँ रहेगी, सिस्टम के अंदर। चलिए खैर, तो अगर हम बात करें इसके ग्राफ की, तो इसमें अगर हम देखें तो पी बी इजिकल टू एनआरटी लगाएं, तो इसमें अमाउंट ऑफ गैस यानी कि नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स रहेंगे, आर कांस्टेंट रहता है, और टेम्परेचर आइसोथर्मल में कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पी बी इजिकल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। तो पी बी इजिकल टू क्या हो गया, कांस्टेंट, या कह सकते हैं पी और वी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। तो अगर मैं पी और वी का ग्राफ खींचूं, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक ऐसा ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर, या कह सकते हैं पी वन वी वन इक्वल होगा पी टू वी टू। क्लियर होगी बात। चलिए, तो इस केस में क्या रहेगा, पी बी इजिकल टू क्या रहता है, कांस्टेंट, या कह सकते हैं पी वन वी वन इक्वल होगा पी टू वी टू। तो ये थर्मल प्रोसेस के लिए अप्लाई होती है बात, ठीक है। तो पी वन वी वन इक्वल होगा पी टू वी टू, ये किसके लिए यूज करेंगे हम, थर्मल प्रोसेस के लिए, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस। चलिए, वर्क डन कितना होता है इसमें, तो आइसोथर्मल के केस में मैंने वर्क डन का कैलकुलेशन आपको करवाई थी, कितनी, 2.303 एन आर टी लॉग वी टू अपॉन वी वन। अगर वॉल्यूम ना दे के प्रेशर दे रखा हो, तो या फिर हम क्या कर सकते हैं, तो आइसोथर्मल के लिए पी वन वी वन इक्वल होता है पी टू वी टू। या अगर हम यहाँ से हम निकाल लें वी टू अपॉन वी वन, तो वी टू अपॉन वी वन उल्टा हो जाएगा पी वन अपॉन पी टू। तो वी टू अपॉन वी वन की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, पी वन अपॉन पी टू, ठीक है। तो वॉल्यूम की टर्म्स दे रखी है तो ठीक, और प्रेशर की टर्म्स दे रखी है तो उल्टा हो जाएगा। अगर वहाँ वी टू अपॉन वी वन था, तो यहाँ पी वन अपॉन पी टू, बाकी फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, ठीक है। स्लोप अगर इसमें निकालें, तो स्लोप इसमें, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में स्लोप यानी कि पी और बी का कर्व अगर हम देखें, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर क्वांटिटी अपॉन बेस। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि वी पी अपॉन बी, पी अपॉन बी स्लोप है, मगर ये स्लोप है कैसा, नेगेटिव है, क्योंकि अगर मैं किसी भी इस स्लोप की किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचूं, तो वो टेंजेंट क्या बनाएगी, हॉरिजॉन्टल से एंगल 90 से बड़ा बनाएगी। देखिए जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा,
ठीक है। तो 90 से बड़ा है तो इसका मतलब स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस आइसोथर्मल के केस में स्लोप कितना होता है, माइनस का पी अपॉन बी होता है, पी अपॉन बी होगा मगर माइनस का। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होगा, अगर इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं इसके लिए तो क्या होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू। ठीक, मगर आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि डेल्टा टी क्या होगी, जीरो, डेल्टा टी जीरो होगी तो डेल्टा यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज क्या है, जीरो, क्योंकि एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। तो यहाँ भी चमत्कार हो जाएगा। क्या चमत्कार होगा, डेल्टा यू होती क्या है, एन सी बी डेल्टा टी, और डेल्टा टी है क्या, जीरो, और ये जीरो है तो पूरी जीरो हो गई। तो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आइसोथर्मल केस में टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इंटर एनर्जी का चेंज क्या होगा, जीरो। तो ये पूरी इंटर एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट यानी कि जो हीट आएगी वो टोटल को सारी की सारी कहाँ जाएगी, वर्क डन में। तो जितनी भी हीट आएगी उतनी हीट का सिस्टम क्या कर देगा, वर्क कर देगा। तो आइसोथर्मल में दी गई सारी हीट वर्क करने में यूटिलाइज होती है। यानी कि ये ऐसी कहानी हो गई, ये भी चमत्कार हो गया कि गवर्नमेंट से आया सारा पैसा प्रधान को, सारे के सारा पैसा किसमें लगा दिया, गांव में वर्क कराने में। ठीक है, तो ये भी चमत्कार ही है, ऐसा आदमी भी मुश्किल है। ठीक है, कि जो पैसा गवर्नमेंट भेजे गांव में काम कराने के लिए वो सारा का सारा पैसा क्या करा दिया, गांव में काम करवा दिया। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ये कोई कंटेनर है, वॉल्स ऑफ द कंटेनर शुड बी परफेक्टली कंडक्टिंग, परफेक्टली कंडक्टिंग, कंडक्टिंग मतलब जहां से हीट इधर उधर ट्रांसफर हो सकती हो। इन आइसोथर्मल प्रोसेस, कोई आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है और आइसोथर्मल प्रोसेस में ये क्या है, यानी कि क्या है, ये कह रहा है परफेक्टली कंडक्टिंग है। ठीक, तो ये सिस्टम क्या है, आइसोथर्मल कब हो सकता है, देखिए परफेक्टली क्या है, परफेक्टली कंडक्टिंग है तो हीट बाहर लूज हो सकती है, हीट अंदर से बाहर निकल जाएगी। अब हीट अंदर से बाहर गई तो इस फिर ये आइसोथर्मल नहीं रहेगा। ठीक है, ये आइसोथर्मल नहीं रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, हो भी सकता है, नहीं भी। हमें क्या करना, जब इस पर हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, अगर पिस्टन इस पर वर्क करेगा तो यहाँ एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी तो इसकी इंटर एनर्जी को बढ़ाएगी, इंटर एनर्जी क्या बढ़नी नहीं चाहिए, तो वो हीट कहाँ निकलनी चाहिए, बाहर, यानी कि जिससे टेम्परेचर क्या रहे, मेंटेन रहे। तो ये हीट क्या है, बाहर निकल जाएगी। जो हीट क्या है, देखिए हीट हमने सप्लाई करी, हीट के दो पार्ट जाएंगे, एक इंटर एनर्जी में और एक वर्क करने में। तो जो हीट का जो पार्ट है वर्क करने में, सिर्फ वर्क करने में जाए, इंटर एनर्जी को बढ़ाने में ना जाए। तो इंटर एनर्जी अगर बढ़ गई तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फिर ये आइसोथर्मल नहीं रहेगा। तो इसलिए वो हीट क्या है, सप्लाई होनी रहनी चाहिए बाहर, यानी कि सराउंडिंग को निकलती जानी चाहिए ये हीट, जिससे क्या है वो टेम्परेचर को ना बढ़ाए, यानी कि उसकी इंटर एनर्जी को ना बढ़ाए। तो जब परफेक्ट कंडक्टिंग होगी तभी आइसोथर्मल का केस हो सकता है। मगर जितनी हीट यहाँ से सप्लाई हुई और वो इंटर एनर्जी में जो जा रही, जितनी इंटर एनर्जी में एक सेकंड के अंदर जितनी हीट इंटर एनर्जी की फॉर्म में आई, उतनी एनर्जी उतनी हीट यहाँ से बाहर भी निकलनी चाहिए, तभी तो इंटर एनर्जी में चेंज क्या रहेगा, जीरो। तो ये बाहर निकलने के लिए उसी स्पीड से, जिस स्पीड से एनर्जी आ रही है उसी स्पीड से बाहर निकलनी चाहिए। तो इसका मतलब पिस्टन को बहुत धीमे धीमे लाना पड़ेगा, यानी कि वो एनर्जी हम दे रहे हैं इंटरनल फॉर्म में वो बहुत धीमे धीमे होनी चाहिए। तो इस प्रोसेस की धीरे धीरे, इस प्रोसेस को क्या करेंगे, इस प्रोसेस को धीरे धीरे करेंगे तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो स्लो, तो ये जो स्लो शब्द है, तो यहां पे क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है स्लो प्रोसेस। तो स्लो शब्द आइसोथर्मल के लिए यूज है। तो कहीं पे अगर लिख दे कि स्लो प्रोसेस, तो स्लो प्रोसेस का मतलब समझ जाना कि कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्लियर होगी बात, चलिए। कैलकुलेट द वर्क डन इन द फॉलोइंग प्रोसेस, इस प्रोसेस में वर्क डन करना है। ये हमें पी वी ग्राफ दे रखा है, एक पीवी कर्व है, कैसा जी, ये बिल्कुल क्लोज लूप में है। चलिए, और यहाँ पे इसका इनिशियली प्रेशर कितना था, 2 atm, और वहाँ फाइनल प्रेशर कितना है, 5 atm। यहाँ इनिशियली वॉल्यूम कितना था, 1 लीटर, और यहाँ फाइनली वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर। तो कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन इन द फॉलोइंग प्रोसेस, एक प्रोसेस हुआ जिसका पीवी कर्व दे रखा है, तो इसमें वर्क डन बताना है। तो चमत्कारिक बिंदु क्या है, तो चमत्कारिक बिंदु तो यह है कि ओहो, साइक्लिक प्रोसेस, तो हमें पता चल गया ये प्रोसेस कैसा है, साइक्लिक है। और साइक्लिक है तो इसका मतलब क्या है कि तुरंत साइकिल का एरिया निकाल दो, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ साइकिल होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन है वो जीरो नहीं होता, किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ साइकिल के। तो हमें पता चल गया, जैसे ही हमने इसको देखा तो सबसे पहली बात हमने क्या पकड़ी कि हो ये साइक्लिक प्रोसेस है, और साइक्लिक प्रोसेस है तो तुरंत क्या करिए, साइकिल का एरिया निकालो, और साइकिल का जो एरिया है वही क्या होगा, वर्क डन होगा। तो बात खत्म हो गई। ये है क्या, ट्रायंगल,
और ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया निकलेगा कैसे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया यही तो होता है। तो 1/2 बेस कितना है जी, 1 लीटर से बढ़ के वॉल्यूम 2 लीटर हो गया, तो 2 - 1 लीटर कितना होगा, ये 1। तो यहाँ पे जो बेस बेस है वो बेस कितना हो गया, 2 - 1 यानी कि कितना हो गया, 1 लीटर। और हाइट की अगर मैं बात करूं तो फाइनल टेम्परेचर कितना था, 5 एटीएम, और इनिशियल कितना था 2, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 5 - 2 कितना आ गया, 3 एटीएम। तो हाइट तो हो गई 3 एटीएम, बेस हो गया कितना, 1 लीटर, और बस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा किससे, 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए, तो हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस किससा आ गया, 2 लीटर माइनस 1 लीटर, कितना आ गया 1। हाइट किससा आ जाएगी, 5 एटीएम माइनस 2 एटीएम, तो ये कितना आ गया 3। तो ये आ गया 1, ये आ गया 3, और इस सोल्व करके क्या आ जाएगा, एरिया, और एरिया आ गया तो क्या होगा, वर्क डन। ठीक है, मगर ये क्या है, रॉन्ग है, ये क्या है, गलत है। गलत क्यों, गलत इसलिए क्योंकि हमने वॉल्यूम किस में ले लिया, लीटर में, और प्रेशर किस में ले लिया, एटीएम में। लीटर वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, ना कि लीटर। और प्रेशर की जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या कह सकते हैं पास्कल, ना कि एटीएम। तो कन्वर्ट करिए जरा, वॉल्यूम जो लीटर में है उसे किस में कन्वर्ट करिए, मीटर क्यूब में, और प्रेशर जो एटीएम में है उसको कन्वर्ट करिए किस में, मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, या कह सकते हैं पास्कल में। तो लीटर में काम नहीं करेंगे। तो 1 लीटर में कितना होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ 1 लीटर आया था, तो 1 की जगह क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻³ एटीएम में काम नहीं करेंगे, तो क्या किस में काम करेंगे, एसआई में। और एसआई क्या होगा, मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एक एटीएम में कितने पास्कल होते हैं या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं, 1.01 इंटू 10⁵। तो ऑलमोस्ट 10⁵ मान सकते हैं इसे, ठीक है, इतने न्यूटन मीटर। तो एक एटीएम में कितना होंगे, तो यहाँ जो एटीएम निकल गया था 3 एटीएम, इसमें मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, 1.01 इंटू 10⁵ की। तो देखिए अब एरिया, इनको जैसे आपने चेंज कर लिया, तो अब एरिया मजे में कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो जो एरिया होगा वही वर्क डन होगा, कितना होगा, 1/2 इंटू बेस कितना था, 2 - 1, और ये क्या था, लीटर में, तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो, तो किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10⁻³ की, इंटू हाइट क्या थी, 5 - 2, और ये क्या था, एटीएम। तो एटीएम को किस में कन्वर्ट करेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1.01 इंटू 10⁵ की। सोल्व करिए, यहाँ से आ गया ये 1, यहाँ से ये कितना आ गया 3, तो इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू निकल कर अगर ये किस में आएगी, अब जूल में। ठीक, अभी भी गलत है। अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि जो साइक्लिक प्रोसेस था वो कैसा था, वो क्लॉकवाइज था कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज था तो प्लस आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज था तो माइनस आएगा। तो जो वर्क डन है, तो ध्यान दीजिए, तो वर्क डन क्या होगा, माइनस का आएगा, प्लस का नहीं। यहाँ कैसा आ रहा है, प्लस का, तो ये वर्क डन माइनस का आएगा, कितना, जितना यार था उतना ही माइनस का जूल आएगा। क्यों, प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज है। जो प्रोसेस था वो कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ऐसे घूम रहा था, ये और ये आया था, ये गया था, और ये गया था, कैसा घूम रहा था, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्या होगा, माइनस होगा वर्क डन। जो भी कैलकुलेशन करके आएगी उसे ऑटोमेटिक माइनस कर देना आप, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन कैसा होता है, माइनस, और क्लॉकवाइज है तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट, तो देखिए साइन कन्वेंशन के बारे में मैंने इसमें बताया था। थर्मोडायनेमिक्स जो फिजिक्स की है और केमिस्ट्री में, उसमें अगर हम बात करें हीट सप्लाई की, तो हीट सप्लाई के केस में तो एनर्जी जो साइन कन्वेंशन है बिल्कुल सेम है। अगर हीट अगर हीट क्या है, सिस्टम को दी जा रही है तो प्लस की, और हीट सिस्टम से ली जा रही है तो माइनस की। केमिस्ट्री में भी ऐसा ही है, फिजिक्स में भी ऐसा ही है, यानी कि हीट सप्लाई बाय द सिस्टम प्लस, और हीट रिलीज बाय द सिस्टम क्या है, नेगेटिव। हाँ, वर्क डन में उल्टा है। अगर वर्क क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क ऑन द सिस्टम है, तो इस केस में क्या होगा, वर्क ऑन द सिस्टम है तो वहां पे क्या था, प्लस, इस केस में क्या होगा, माइनस। और वर्क बाय द सिस्टम है, बाय द सिस्टम था तो केमिस्ट्री में वो नेगेटिव था, और यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो इसमें बस ध्यान रखेंगे, कहने का मतलब है वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम क्या है, इस केस में वॉल्यूम घट रहा है तो क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव का होगा, और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव का होगा। किसमें, फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इसका उल्टा था।